हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सामान्य विज्ञान में आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे और समझेंगे और इसको विभिन्न प्रकार की इमेजेस के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है और हमारे शरीर में, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पाचन तंत्र क्या क्या कार्य करता है, पाचन तंत्र से क्या क्या चीजें होती हैं और उसी प्रकार से रक्त का जो परिसंचरण होता है उससे हमारे शरीर को क्या क्या चीजें मिलती हैं और ये हमारे शरीर में किस प्रकार का योगदान प्रदान करता है। तो चलिए आइए देखिए, जैसे कि देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का टॉपिक क्या है, सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र। आप देखिए इस इमेज में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में मस्तिष्क से लेकर हमारे शरीर के एकदम निचले हिस्से यानी पैरों तक रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फिर रक्त हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से से होकर किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से तक परिवहन करता है और इस परिवहन के मार्ग में देखिए कौन कौन से अंग योगदान देते हैं और किनके द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि यहां पर देखिए सबसे ऊपर में है ब्रेन, यहां देखिए लंग्स, यहां पर देखिए बाहें हैं, ये देखिए बाईं बाहें दाहिनी है। उसी प्रकार से देखिए इसमें हार्ट है, इसमें देखिए स्टोमक है, यहाँ देखिए लीवर है, उसके बाद देखिए किडनी है और लोअर लिम्स है। तो यानी इतने सारे जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, ये रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़ते। ठीक, आप देखिए जो पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए क्या क्या, यानी हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से हिस्से हैं या कौन कौन से अंग होते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहले जो है हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट अंग है वो है हार्ट। उसके बाद देखिए हैं धमनियां, फिर देखिए शिराएं, उसके बाद देखिए कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ये धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती है। तो ये देखिए प्रमुख जो पार्ट्स है जो हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड। अब उसके बाद देखिए हार्ट मेन पार्ट है, तो हार्ट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए एओर्टा है जिसको महाधमनी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखिए पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी शिरा है, उसके बाद देखिए बायां अलिंद है, फिर बायां निलय है, दायां अलिंद है, दायां निलय है, उसके बाद देखिए सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना। इतने जो है हमारे हार्ट के पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इसमें पूरे शरीर में किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण दिखाया गया। देखिए इसमें हमारे शरीर में देखिए किस प्रकार से रक्त पूरी तरह से प्रवाहित होता है। ठीक है, इसमें देखिए पूरे शरीर के हर अंग में बाहों से लेकर पैरों तक किस प्रकार से रक्त प्रवाहित होता है। इसमें देखिए जो नीले नीले कलर से दिखाया गया है वो पार्ट्स है ऐसे ब्लड का जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिले, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अशुद्ध रक्त। और जो लाल लाल से दिख रही हैं वो है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड या। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दिखा है किस प्रकार ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको शरीर के विभिन्न अंगों से ग्रहण करके उसको फेफड़े में पहुंचाया जाता है और फेफड़े से फिर शुद्ध करके फिर उसको हृदय में भेजा जाता है। तो ये जो सारी क्रियाविधि है इसी को कहा जाता है रक्त परिसंचरण।
ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या है और रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन चीजों में योगदान देता है, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या उद्देश्य है। देखिए, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं? देखिए, बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र कार्य करता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहा। यानी देखिए, जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है और यह बहुकोशिकीय जीवों में देखिए क्या काम करता है, पोषक पदार्थ, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि के लिए एक परिवहन का तंत्र प्रदान करता है, एक सिस्टम प्रदान करता है जिसके माध्यम से ये चीजें हमारे शरीर में सभी अंगों तक आती और जाती। तो इसी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, जो हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण है उसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1628 ईस्वी में की गई। रुधिर परिसंचरण तंत्र देखिए दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है खुला परिसंचरण और दूसरा होता है बंद परिसंचरण, ठीक है। खुला परिसंचरण देखिए ऐसे जीवों में पाया जाता है जो छोटे छोटे कीट टाइप के होते हैं, जैसे देखिए तिलचट्टा, प्राण, प्राण को देखिए कहा जाता है चिंगड़ी, ठीक है। एक देखिए चिंगड़ी, इसके बाद देखिए कुछ जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसमें होता है, फिर मकड़ी में पाया जाता है। जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है देखिए वो मनुष्य में, पक्षियों में, सरीसृपों में, उभयचर में और मछली, केचुआ इत्यादि में पाया जाता, ठीक है। अब देखिए, तो हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है देखिए कौन सा पाया जाएगा, बंद परिसंचरण। और बंद के साथ साथ यह दोहरा होता है। दोहरा क्यों होता है कि एक बार हृदय से रक्त शरीर के सभी अंगों तक जाता है और उसके बाद फिर दोबारा शरीर के सभी अंगों से हृदय तक आता है, ठीक है। तो जिसके वजह से इसको बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर में देखिए जो परिसंचरण तंत्र होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताऊंगा कि रुधिर और लसिका में क्या डिफरेंस होता है। कि एक होता है कि रुधिर का परिसंचरण होता है, रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, रिसीव किया जाता है, और दूसरे में लसिका को, ठीक। देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र को देखिए कार्डियोवैस्कुलर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर तंत्र। इसको देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना है, जिसमें देखिए कार्डिया का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल, ठीक है। यानी हृदय की जो वाहिकाएं जिससे होकर रक्त शरीर में सभी अंगों तक पहुंचता है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त हृदय में आता, ठीक। अब आगे देखिए, जो हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण जो होता है वो देखिए एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। यानी देखिए एक निश्चित दिशा में होगा, यानी हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त जा रहा है तो जाएगा, यानी वापस रिटर्न नहीं होगा। उसी प्रकार शरीर के सभी अंगों से जब हृदय में जाएगा तो भी फिर रिटर्न होकर शरीर के अंगों में नहीं आएगा। इसका मतलब एक निश्चित दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत सारे कपाट होते हैं जो रक्त को वापस विपरीत दिशा में नहीं जाने देते, ठीक। फिर देखिए यह जो कार्य होता है हृदय की पेशियों यानी कार्डियक मसल्स के संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन तथा शिथिलन, रिलैक्सेशन के द्वारा पूर्ण होता है। यानी हृदय की जो मांसपेशियां एक बार सिकुड़ती हैं और एक बार फैलती हैं, तो ये सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया के द्वारा ही रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है और फिर उसको ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इसी को देखिए सिस्टोल डायस्टोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक।
रुधिर के परिसंचरण से देखिए अनेक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, उन कार्यों में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य ब्लड के सर्कुलेशन से होता है। देखिए, रुधिर परिसंचरण के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, सबसे पहले देखिए क्या होता है, पोषक पदार्थ तथा अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन। यानी हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं और अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है। यानी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उसको लक्षित अंगों तक पहुंचाता है और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको भी शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। दूसरा चीज देखिए, ऑक्सीजन यानी O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन भी यह करता है। देखिए, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाई उनके लिए हानिकारक होती है तो कार्बन डाई को उनके यहां से ले जाकर शुद्ध करवाना का काम भी यही। फिर देखिए, विभिन्न प्रकार की जो हार्मोन होते हैं उनको लक्षित उत्तर तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा देखिए, विभिन्न मध्यवर्ती जो उपापचयी पदार्थ हैं उनका भी परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिज्म मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं उनको भी यह अपने द्वारा परिवहन करता है। ठीक, अब देखिए, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था वो देखिए यही थे। देखिए, ब्लड है, हार्ट है, धमनी तंत्र है, शिरा तंत्र है, लसिका तंत्र है। ठीक है, अब देखिए, जो रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है ये भ्रूण के मध्य जन स्तर यानी मीसोडर्म से उत्पन्न होती है। जब कोई भ्रूण अपने मीसोडर्म स्टेज में रहता है तो उसी समय ये तीनों उत्पन्न होते हैं, यानी रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं, या उसी समय ये बन जाती है इनका। यानी जब कोई भ्रूण पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ होता है यानी मध्यवर्ती स्टेज में होता है तभी इनका निर्माण। ठीक, अब देखिए, ये जो पार्ट्स हैं इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए रक्त। रक्त होता क्या, रक्त कहते किसे? देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके माध्यम से शरीर में पोषक पदार्थ, गैसें, O2, CO2, हार्मोन्स आदि शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ठीक, दूसरा देखिए इसका जो पार्ट्स है वो है हृदय। हृदय देखिए एक पेशी संरचना है जो केंद्रीय पंपिंग अंग यानी सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। देखिए, एक पूरा सेंट्रल ऑर्गन की तरह कार्य करता है जो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक, अब देखिए, हृदय का स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में किस प्रकार का होता है। देखिए, मछलियों में जो हृदय होता है वो दो कक्षी होता है यानी उसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। ठीक, जबकि उभयचरों में देखिए और सरीसृपों में हृदय तीन कक्षी होता है यानी उसमें देखिए आलिंद दो होते हैं और निलय एक होता है। उसके बाद देखिए, पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय पूर्णतः चार कक्षी होता है यानी दो आलिंद और दो निलय। कुछ सरीसृप जो होते हैं जैसे मगरमच्छ, सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग कर चलने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे देखिए मगरमच्छ इत्यादि में देखिए चार कक्षी हृदय पाया जाता है। अभी देखिए मैंने क्या बताया कि सरीसृपों में तीन कक्षी हृदय पाए, लेकिन मगरमच्छ सरीसृपों में एक ऐसा उदाहरण है जिसमें मनुष्यों की तरह चार पार्ट वाला हार्ट पाया जाता है, दो आलिंद दो निलय। देखिए, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों में एक विशिष्ट रचना साइनस विनोसस पाई जाती है जो पक्षियों तथा स्तनधारियों में अनुपस्थित रहती। देखिए, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों में एक विशिष्ट प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको साइनस विनोसस के नाम से जाना जाता है। यह स्ट्रक्चर पक्षियों तथा स्तनधारियों में नहीं पाया जाता। यह देखिए क्या करता है, अशुद्ध रक्त को हृदय के
दाहिने आलिंद में आने देता है। अब देखिए मानव हृदय के बारे में और भी देखिए देख लेते हैं। मानव हृदय, देखिए जो हमारे शरीर में हृदय है वो लगभग देखिए 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 300 ग्राम भार का लगभग शंक्वाकार रचना है, जो वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे तथा फेफड़े के बीच में स्थित होता है। देखिए इसको मैं आपको इमेज में भी दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे देखिए हृदय को दिखाया गया है। ये देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आलिंद है, ये बायां है, ये दाहिना है। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको निलय कहा जाता है, ये बायां है और दाहिना। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए ये जो होता है हमारी वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा का मतलब जैसे देखिए ये हमारा देखिए वक्ष गुहा यानी हमारे ये जो सीने के अंदर जो होता है फेफड़े के नीचे, ठीक है, तो उसी के बीच में यह पाया जाता है। ठीक, इसके देखिए एक आवरण के अंदर ढका रहता है। देखिए यह देखिए एक दोहरी झिल्ली के घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी इस झिल्ली के अंदर ये बंद रहता है, उस झिल्ली को देखिए कहा जाता है पेरिकार्डियम। और इन दोनों झिल्लियों के बीच एक लिक्विड पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड या द्रव। यह द्रव इसलिए होता है कि जब कभी दबाव पड़ने पर, झटका पड़ने पर हमारे हृदय में चोट न लगे। देखिए यह द्रव बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। ठीक, अब देखिए हृदय की जो दीवार होती है वो देखिए 3 स्तरों से बनी होती है। पहला देखिए होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, हृदय के देखिए जो एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशियां पाई जाती हैं जो रचना में ऐच्छिक पेशियों के समान जबकि कार्यविधि में अनैच्छिक पेशियों के समान होती। हृदय पेशियां तेजी से संकुचित होती हैं तथा कभी थकती नहीं, यानी हृदय की जो पेशियां हैं तेजी से संकुचित होती है, कभी थकती नहीं है। हृदय देखिए ये अभी आप लोग मैंने आप लोग को बता ही दिया कि 4 कोष्ठकों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, दोनों आलिंद जो हुए देखिए एक दूसरे से अंतरा आलिंद भित्ति यानी इंट्रा यूरिकुलर सेक्टम द्वारा अलग होते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे से जो अलग होते हैं उसी को कहा जाता है इंट्रा यूरिकुलर सेक्टम। ठीक है, जबकि आलिंद और निलय आपस में देखिए एट्रीवेंट्रिकुलर सल्सी द्वारा अलग होते। ये देखिए दोनों इसके द्वारा अलग होते। ठीक, देखिए भ्रूण अवस्था में हृदय की अंतरा आलिंद भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र को देखिए फोरामेन ओवल के नाम से भी जाना जाता है। जब वयस्क हो जाते हैं तो यह छिद्र बनकर एक अवशेष के रूप में रहता है, यानी जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है और इसे फिर फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। कुछ शिशुओं में देखिए यह छिद्र जन्म के उपरांत भी पूर्णतः बंद नहीं होता है। देखिए जब यह छिद्र उसी तरह से रह जाता है तो उससे देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उन बच्चों में जो अशुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त है वो आपस में मिल जाते हैं। देखिए इससे क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं। जैसे शिशुओं को देखिए ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है जिसको देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के जो शिशु होते हैं वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं होते। तो देखिए ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। अगर उनका वो छिद्र बंद नहीं हुआ तो उनके दोनों ब्लड आपस में मिल जाएंगे और जिसके वजह से उनका जो ब्लड है वो टॉक्सिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा समय तक उनको जीवित नहीं रहते। तो देखिए यह जो बीमारी है इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होने पर यह नाइट्रेट रक्त की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। नाइट्रेट भी देखिए क्या करता है, जब ऑक्सीजन से मिलता है तो उसकी जो क्षमता है उसको कम कर देता है,
जिससे देखिए जो बच्चे की श्वसन क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती, उसमें सही से श्वसन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसका देखिए होंठ तथा शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं हृदय की कार्यवृद्धि यानी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ठीक है, आप देखिए उसको इमेज के माध्यम से देखिए। हमारे शरीर में जो रक्त परिवहन होता है उसकी कार्यविधि देखिए। देखिए सबसे पहले जैसे देखिए कि हमारे ये फेफड़े यानी फेफड़े के दो भाग होते हैं, बायां और दाहिना। ठीक है, और ये बायां वाला जो भाग होता है यहीं से शुद्ध रक्त हमारे शरीर के बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, बाएं आलिंद में आता कैसे है? यह पल्मोनरी शिरा के द्वारा। ठीक है, यहां से आलिंद में आता है और आलिंद से फिर यह निलय में आता है। निलय से देखिए यह महाधमनी के द्वारा शरीर के दूसरे अंगों तक प्रवाहित होता है। महाधमनी देखिए विभिन्न प्रकार की सहायक धमनियों से जुड़ी होती है और फिर यह शरीर के अनेक भागों में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से, धमनिकाएं जिसको कहा जाता है, उनके माध्यम से शरीर को सभी लक्षित अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, देखिए इधर शरीर के नीचे हिस्से में और इधर शरीर के ऊपरी हिस्से में, यानी हार्ट को भी मिलता है, फेफड़े को भी मिलता है और मस्तिष्क को भी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर यही ब्लड जो होता है यह शरीर के सभी अंगों से, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस ब्लड को इकट्ठा करता है और किसके माध्यम से? पल्मोनरी धमनी के माध्यम से इसको कहां पहुंचा देता है? देखिए दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फिर यह दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से फिर इसको कहां पहुंचा दिया जाता है? दाएं फेफड़े। फिर यहां से देखिए इसको शुद्ध किया जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है और फिर यह कहां आ जाता है? बाएं हिस्से। और यह प्रक्रिया देखिए ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो देखिए इसको और भी इमेज के माध्यम से देख लीजिए। देखिए ये जो नीला नीला दिखाया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, यानी ये यहां से वापस जा रहा है और यहां दाएं आलिंद निलय से होते हुए कहां जा रहा है? फेफड़े में। फेफड़े में इसमें देखिए ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जा रहा है और फिर इसको कहां भेज दिया जा रहा है? हृदय के बाएं आलिंद। फिर वहां से देखिए निलय के माध्यम से शरीर के अंगों तक पहुंचा दे। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही होती। ठीक, देखिए इसमें और भी अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ देखिए लाल लाल दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, और जो नीला नीला दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें विभिन्न प्रकार की देखिए धमनियां, धमनिकाएं और शिराएं, शिरिकाएं। ठीक है, तो ये सब केशिकाएं। देखिए केशिकाएं जो होती हैं धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, ये खाली स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक, देखिए अब देखिए ये विभिन्न प्रकार की जो धमनियां और शिरा। देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसी को कहा जाता है, देखिए इसी को कहा जाता है महाधमनी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पल्मोनरी धमनी जिसको फुफ्फुसी धमनी कहा जाता है। देखिए ये क्या करती है? ये ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन, बाकी धमनियों में देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन यही एक ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करती है? फेफड़े तक ले जाती। ठीक है, उसी प्रकार देखिए शिराओं में एक ऐसी शिरा है जिसको पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसी शिरा कहते हैं। ये देखिए सभी शिराएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती हैं, लेकिन ये इसका एक अपवाद है जो क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड का परिवहन करती क्या है? ये फेफड़े से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है उसको कहां ले आती है? बाएं आलिंद। ठीक है, अब बाएं आलिंद से फिर देखिए ये एक कपाट है जिसको बाइकस्पिड वेल कहा जाता है, द्विवलनी कपाट। यहां से देखिए जो ये बाएं आलिंद से रक्त जो है इस कपाट के माध्यम से कहां जाता है? निलय में, बाएं निलय। और यहां से देखिए
यह महाधमनी से होते हुए फिर शरीर के अंगों तक पहुंच जाए। ये देखिए हृदय का बाहरी आवरण है जिसको मैंने बताया आपको पेरिकार्डियम कहा। फिर उसी प्रकार देखिए दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में देखिए एक कपाट पाई जाती है जिसको ट्राइकस्पिड या त्रिवलन कपाट। यहाँ देखिए जो कपाट है बाइकस्पिड है, यहाँ की जो कपाट है वो ट्राइकस्पिड। कपाट इसलिए बनी होती है कि एक बार रक्त ऊपरी वाले हिस्से से निचले वाले हिस्से में आ जाए तो वापस न जा पाए। इसी प्रकार यहाँ देखिए जो कपाट बनी होती है, यानी अलिंद से निलय में जब रक्त आए तो वापस वहां पर न जाए। ठीक है, देखिए ये देखिए दायां निलय है और ये दायां आलिंद है। यहां देखिए इन जो पल्मोनरी देखिए धमनी है, देखिए पल्मोनरी धमनी जिसको फुफ्फुसी धमनी के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर भी देखिए एक कपाट होता है जिसको अर्धचंद्राकार कपाट। देखिए आधे चंद्रमा के आकार का एक कपाट है। यह क्या करता है, जब यह रक्त को आलिंद से कहां ले जाती है, निलय में, निलय से फिर भेजती है फेफड़े में, तो वहां पर यह कपाट बना होता है, यानी वापस या फिर रक्त इसमें ना आ पाए, इसको यह रोकती। ठीक है, ये देखिए महाशिरा है, ये क्या करती है, हमारे शरीर के सभी अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है उसी को रिसीव कर। ठीक, आप देखिए इसके जो ब्लड फ्लो को देखिए इस इमेज से देखिए और भी अच्छे तरीके से देखिए लंग्स से फेफड़े से ब्लड ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है। ये पल्मोनरी शिरा के माध्यम से देखिए बाएं अलिंद में आ रहा है। बाएं अलिंद से देखिए बीच में एक मिट्रल वाल्व लगा होता है और उस वाल्व के माध्यम से ये फिर देखिए बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से देखिए धमनी का देखिए महाधमनी में जाता है। महाधमनी देखिए यहां से फिर यह शरीर के अंगों तक पहुंचा। फिर उसी प्रकार देखिए शरीर के अंगों से इसको रिसीव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को। फिर देखिए ये यहां से इसको फिर देखिए दाएं आलिंद में भेजा जाता है। दाएं आलिंद से देखिए वाल्व होता है, इस वाल्व को पार करके दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय में देखिए पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी धमनी में आता है और पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फिर देखिए लंग्स में आ जाता है। यानी देखिए बाएं से चल रहा है फिर वापस दाएं में जा रहा है, फिर यहाँ प्यूरिफाई होके फिर यहाँ जा रहा है। ये नहीं, ये पूरा प्रोसेस देखिए इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ देखिए कलर से दिखाया गया है निलय आलिंद निलय आलिंद। देखिए ये सुपीरियर वेना केवा है और ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ये मिट्रल वाल्व है। देखिए यहीं पर दोनों आपस में दोनों कपाट जुड़े। ठीक, देखिए इसको यहाँ पर देखिए और अच्छे से दिखाया गया है बाल्टी के रूप में। देखिए किस प्रकार से देखिए यहां से लंग्स से ब्लड आ रहा है, यहां पर दाएं देखिए बाएं अलिंद में, फिर देखिए बाएं अलिंद से बाएं निलय में और फिर यहां से देखिए ये महाधमनी के माध्यम से और अंगों के लिए पहुंचा दिया जा रहा है। फिर उसी प्रकार देखिए पल्मोनरी धमनी के माध्यम से इसको देखिए रिसीव किया जा रहा है और इसको कहां भेज दिया जा रहा है, देखिए लंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस चलता है। देखिए यहां से यहां ऐसे ऐसे पहुंच। ठीक, अब देखिए ये जो रक्त का परिवहन होता है तो वो देखिए कौन कौन से अंग में कितने कितने प्रतिशत रंग का रक्त का परिवहन। देखिए यहाँ लंग्स है, लंग्स से देखिए 100% ब्लड यहाँ चलता है और ये देखिए बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में। तो उसके बाद देखिए 3% रक्त का यूज कौन करता है, हार्ट की मसल्स करती हैं। उसके बाद देखिए 5% जो रक्त है वो हमारे शरीर की हड्डियों के द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए 6% जो ब्लड है हमारे स्किल्स के द्वारा यूज किया जाता है। 14% ब्लड जो है हमारे ब्रेन के द्वारा यूज किया जाता है और जो 15% जो ब्लड होता है वो हमारी जो स्केलेटल होती है यानी कंकाल तंत्र उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए 22% जो ब्लड है किडनी के द्वारा यूज किया जाता है और 21% जो ब्लड है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम यानी जो हमारे प्लीहा और आंतों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 6% ब्लड देखिए लीवर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और बाकी 8% ब्लड जो हमारे अन्य अंगों के द्वारा इस्तेमाल किया। उसी प्रकार से देखिए ये जो
ब्लड इस्तेमाल करते हैं, तो उसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो भी इसी प्रकार से अलग अलग परसेंटेज में होते हुए देखिए विभिन्न प्रकार की शिराओं से देखिए कहां पहुंचता है, दाएं आलिंद में, आलिंद से फिर निलय में, निलय से फिर फेफड़े। ठीक है, यानी 100% ब्लड इधर से आता है, फिर उसी प्रकार से 100% ब्लड लंग्स में जाता है। ये प्रक्रिया पूरी ऐसे ही हमेशा निरंतर गति से चलती है। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन। ये देखिए दोनों अपवाद है, मैंने भी बताया कि इससे अशुद्ध रक्त आ रहा है, इससे शुद्ध रक्त। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की क्लास में हम लोग इन सब चीजों को और भी डिटेल में देखेंगे और जो बचे हुए पार्ट्स हैं ब्लड सर्कुलेशन के, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।